बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 पीआरसी 3 इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का टॉपिक आपके पास अवेलेबल है, तो एक्सीलेटर का स्टूडेंट कह रहे थे टॉपिक भी डिस्कस कर दें। तो आज के इस लेक्चर में एक्सीलरेटर क्या होता है, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस व्हाट्स इज एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, थोड़ा सा हम मल्टीप्लायर को रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लायर को अल्फ़ाबेट के से शो किया जाता है। मल्टीप्लायर कहता है कि स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज ग्रेटर चेंज इन आउटपुट। यानी कि अगर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को पहले चेंज करेंगे तो लिटिल इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये मल्टीप्लायर प्रिंसिपल कहता है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के हवाले से बात करें तो यहाँ से एक एमसीक्यूज भी आता है कि जो आउटपुट है, जो हमारे पास आउटपुट है y, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ i। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से ये आउटपुट ज़्यादा चेंज होगा। ये हमारे पास मल्टीप्लायर था। अब जो एक्सेलरेटर होगा वो बिल्कुल इस मल्टीप्लायर के रिवर्स होगा। एक्सेलरेटर को बीटा से शो करते हैं, जो कि इस मल्टीप्लायर के प्रिंसिपल के रिवर्स चलेगा। एक्सेलरेटर कहता है कि अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेटर कहता है कि स्मॉलर चेंज इन आउटपुट कॉजेज ग्रेटर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से अगर मैं फंक्शन बनाऊँ तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कहता है कि आउटपुट के चेंज होने से, आउटपुट के ज़्यादा होने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। और अगर मैं इसका फंक्शन बनाऊँ तो यहाँ पे ये फंक्शन बनता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट के ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा आ जाएगी। ये हमारा एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है। ठीक है, अब फर्दर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल के इस फॉर्मूले को लेके आगे चलते हैं और फिर यहाँ से एक्सेलरेटर प्रिंसिपल हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उससे पहले जो बुक में लिखा होता है डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम क्लार्क, डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीजेज। कहता है डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीजेज एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। तो जेएम क्लार्क ने भी ये कहा कि जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीज होती है। डिमांड फॉर कैपिटल गुड मीन डेल्टा आई। तो जेएम क्लार्क ने भी कहा ये जो डेल्टा आई है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में होती है। ठीक है, तो जेएम क्लार्क ने कहा ये जो रेड वाली डेफिनेशन वो ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी किस नतीजे पर इंक्रीज होगी, एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स क्या यहाँ पे, डेल्टा वाई। तो जेएम क्लार्क ने कहा कि कंज्यूमर गुड्स के इंक्रीज, ये डेल्टा वाई कौन है, दिस इज दी कंज्यूमर गुड्स। उसने भी ये कहा कि कंज्यूमर गुड के ज़्यादा होने की वजह से हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। इसकी मिसाल बेसिक से ले लेते हैं। इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं कि कंज्यूमर गुड के इंक्रीज होने से कैपिटल गुड कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लें वी हैव पिज़्ज़ा शॉप, हमारे पास पिज़्ज़ा शॉप है और हम वी आर सेलिंग पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा सेल करते हैं। हमारे पास जो पिज़्ज़ा ओवन है ना, मान लें कि एट अ टाइम उस एक ओवन में हम 10 पिज़्ज़ाज बना लेते हो। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एट अ टाइम उस ओवन में 10 पिज़्ज़ा बनते हैं। मान लें कि मेरे पास 20 कस्टमर्स आ गए, मेरे पास 20 कस्टमर्स आ गए।
और 20 कस्टमर में से 10 कस्टमर को तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा, लेकिन इस 20 में से जो 10 कस्टमर्स होंगे, वो वेटिंग पर लग जाएँगे। वो किस पे लग जाएँगे? वेटिंग पर लग जाएँगे, ठीक है? अब या तो ये वेट करेंगे या तो कहेंगे यार अभी तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है ये 10 कस्टमर किसी और पिज़्ज़ा शॉप पर शिफ्ट हो जाएँ, अनदर पिज़्ज़ा शॉप पर शिफ्ट हो जाएँ। तो मुझे डर है कि ये जो 10 कस्टमर हैं इनको मैं लूज़ करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इनकी भी डिमांड पूरा करने के लिए अपने पास एक और पिज़्ज़ा ओवन खरीद लूँगा, जहाँ पर फर्दर 10 पिज़्ज़ाज़ और लगा लूँगा। अब चेक करें, कंज्यूमर डिमांड आएगी तो देखिए हमने एक ओवन से दूसरा ओवन भी खरीद लिया, तो कंज्यूमर गुड्स के डिमांड आने से हम इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कैपिटल गुड्स बढ़ा देते हैं। ये एक्सेलरेटर प्रिंसिपल होता है, ठीक है? अब एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको ये बताई है, ये जो आपको कंसेप्ट बताया ये एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन ही है। क्या कहता है? स्मॉलर चेंज इन आउटपुट, ये वाला स्मॉलर चेंज इन आउटपुट causes greater change in investment, ये causes greater change in investment if output increases, ये बोला अगर ये डेल्टा वाई आउटपुट इंक्रीज करता है then firm will have to invest more in order to maintain a higher output, तो फर्म को ज़्यादा कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड आई है वो सिक्योर हो जाए, ठीक है? अच्छा जी, अब डेल्टा आई और डेल्टा वाई इसको फर्दर देखते हैं, तो कैपिटल गुड्स हो गया, ये तो कंज्यूमर गुड्स हो गया, ठीक है? अच्छा, अब फर्दर देखते हैं। अच्छा जी, ये जो आई है याद रखिएगा ये हमारा कैपिटल होता है और ये हमारा जो डेल्टा वाई है ये हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ से बन जाती है कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट। कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट मीन ये डिवाइड का मतलब है कि कैपिटल और आउटपुट की ये रेशियो है। इसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कहते हैं इसको। मान लें कैपिटल आउटपुट रेशियो ये है 2:1। 2:1 का मतलब क्या? अगर मुझे एक कंज्यूमर गुड बनानी है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इफ आउटपुट इंक्रीजेज, अगर मुझे एक यूनिट बनाना है देन फर्म विल हैव टू इन्वेस्ट मोर। कम से कम जो फर्म इन्वेस्टमेंट करेगी वो एक यूनिट से ज़्यादा की करेगी ताकि ये एक यूनिट मुकम्मल बन पाए, ठीक है? इसी तरह अगर मुझे 2 यूनिट बनाने हैं तो कम से कम 3 का कैपिटल लेकर आऊँगा और अगर मुझे 3 यूनिट बनाने हैं कम से कम 4 का कैपिटल लेकर आऊँगा, ठीक है? याद रखिएगा हमेशा कैपिटल आउटपुट से ज़्यादा होगा। दिस इज़ द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सेलरेट करेगी, ठीक है? जो हमारी इकोनॉमी चलती है वो मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक्सीलरेटर सिंपल सा प्रिंसिपल था, जो कि ऑलरेडी ये भी आपको समझा चुका और आपको ये भी बता चुका। अब एक्सीलरेटर प्रिंसिपल की कुछ अजम्पशंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्सीलरेटर प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेंगे। अजम्पशन वन, नंबर वन अजम्पशन, कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन सेम। कहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये तय कर लेंगे कि हमें कितने यूनिट बनाने हैं और उसके अगेंस्ट हमें कितना कैपिटल लेकर आना है। जो एक मरतबा हमने कैपिटल आउट रेशियो डिसाइड कर ली उसको दोबारा चेंज नहीं करना, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो के चेंज होने से एक्सीलरेटर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन सेम रहेगा थ्रू आउट दी मॉडल। सेकंड वाला, एग्जिस्टिंग प्लांट आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। कहता है कि एक्सीलरेटर प्रिंसिपल तब काम करेगा जब आपका एग्जिस्टिंग प्लांट फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। मुझे ये बताएं, हम पिज़्ज़ा बेच रहे थे और उस पिज़्ज़ा प्लांट में 10 पिज़्ज़ा बना रहे थे। मान लें इस वक्त हम एग्जिस्टिंग 10 पिज़्ज़ा नहीं बना रहे, 7 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मुझे बताएं जब 3 कस्टमर और ज़्यादा आएंगे तो इन 3 कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए क्या मैं एक नया ओवन खरीदूंगा या पहले इस 7 वाले पिज़्ज़े को 10 पिज़्ज़े में कन्वर्ट करूंगा या अपने इस एग्जिस्टिंग वाले प्लांट को फर्दर फुल कैपेसिटी यानी कि 100% कैपेसिटी पे चलाऊंगा। तो देखें, अगर 3 कस्टमर और आ गए मेरे पास तो मैं 7 की बजाय +3 पिज़्ज़ाज़ और बनाऊंगा क्योंकि इस प्लांट की 100% फुल कैपेसिटी 10 पिज़्ज़ा बनाने की है, ठीक है? हाँ, जब मेरी फुल कैपेसिटी हो जाएगी
उसके बाद जो एडिशनल कस्टमर्स आएँगे, फिर मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूँगा, ठीक है? ये वो वाली एग्ज़ाम्पल है कि हमने एक स्कूल या कॉलेज बनाया, ठीक है? मान लें कि यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस वक़्त 500 स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ़ 300 स्टूडेंट्स मेरे पास पड़ रहा है और मैं ये सोचूँगा कि यार मैं एक और नई बिल्डिंग ओपन कर लेता हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। भई पहले ये 300 बच्चे, यहाँ पे 200 बच्चों की और फ़र्दर गुंजाइश है, पहले ये तो फ़िल कर लो। पहले अपने एक्जिस्टिंग स्कूल को तो 100% कैपेसिटी पर ले आओ। तो जब फ़र्दर एक बिज़नेस 100% कैपेसिटी पे चल रहा होता है, देन न्यू इन्वेस्टमेंट आया करती है, ठीक है? तो हमारे पास असम्पशन ये है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा हो। जब एग्जिस्टिंग प्लांट 100% की कैपेसिटी पे चल रहा होगा और फिर फर्दर कंज्यूमर की तरफ से डिमांड आएगी, फिर हम न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, तो फिर आप कंज्यूमर की डिमांड पूरा करने के लिए फिर ये कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने के लिए आप फर्दर कैपिटल ला नहीं सकते, न्यू कैपिटल नहीं लेके आ सकते, ठीक है? और एक और बात यहाँ पे बताता रहूँ, ये जो कैपिटल ये वाला होता है, ये जो कैपिटल होता है, याद रखिएगा, ये आपके पास ग्रॉस कैपिटल होता है। क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। तो याद रखिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये हमेशा ग्रॉस में होती है, नेट में नहीं होती, ठीक है? अच्छा जी, ये आगे एक चल के जगह काम आएगी हमारी। अच्छा जी, तो अगर तो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी है, तो फिर तो एक्सीलरेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो असम्पशन क्या है कि हमारा एक्जिस्टिंग प्लांट फुल कैपेसिटी पे चलना चाहिए। थर्ड वाली असम्पशन देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखें, कंज्यूमर की डिमांड पूरा करने के लिए, कंज्यूमर की डिमांड पूरा करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो ही मेरा एक्सीलरेटर प्रिंसिपल वर्क कर पाएगा, ठीक है? कंज्यूमर ज़्यादा आ गए, अब मुझे एक न्यू ओवन खरीदना है पिज़्ज़ा का, तो अगर न्यू ओवन खरीदने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो फिर ही न्यू ओवन आ पाएगा, ठीक है? तो एक्सीलरेटर प्रिंसिपल तब वर्क करेगा जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है? अच्छा जी, फोर्थ वाला, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन। कहता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब हम अगर पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया है तो पिज़्ज़ा हमसे बनने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक मरतबा बन जाए, अगली बार बनने में बहुत टाइम लग रहा है या वो बन ही नहीं पा रहा या उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल आ चुका है। तो पिज़्ज़ा हम बनाते ही आ रहे हैं, अगली बार पिज़्ज़ा बनाना तो कोई प्रोसेस में मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया और जब कंज़्यूमर की डिमांड ज़्यादा है, पता चला पूरी दुनिया से चीज़ ही ख़त्म हो गया। अब चीज़ के बगैर तो पिज़्ज़ा बनने वाला नहीं है ना, ठीक है जी? तो इस तरह की कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन स्मूथली चलता रहे, क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन फंक्शन स्मूथली चलेगा, अगर प्रोडक्शन फंक्शन स्मूथली चलेगा, तो ये आउटपुट के ज़्यादा होने से हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईज़िली कर लेंगे। फिफ्थ वन इज क्रेडिट मनी इज कंसीडर्ड टू बी इलास्टिक। कहता है क्रेडिट मनी इलास्टिक होनी चाहिए। वो क्यों? जैसे ही कंज्यूमर की डिमांड आएगी तो हमें न्यू इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी बच्चों, ये न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी पैसों से। अगर मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं हैं तो बैंक से मुझे लोन मिल जाए तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? इकोनॉमी में इतना पैसा हो कि हमें बैंक से इजीली लोन मिल जाए ताकि उस लोन वाले से हम कोई मशीन खरीद लें और अपनी आउटपुट या कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर सकें, ठीक है जी? अच्छा जी, अब देखते हैं कि एक्सीलेटर प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है, ठीक है? अच्छा, ये चलते हैं। एक्सीलेटर प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है उसके लिए आपको दोबारा डेफिनेशन पे ले जाऊं। डेफिनेशन वाइज एक्सीलेटर कहता है कि स्मॉलर चेंज इन आउटपुट, थोड़ा सा आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले आते हैं। अगर ऐसा होगा तो ही एक्सीलेटर प्रिंसिपल होगा।
अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सीलरेटर प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने कहा था ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये आउटपुट कंज्यूमर आउटपुट होती है, क्लियर। अब चलते हैं एक्सीलरेटर प्रिंसिपल का मॉडल कैसे वर्क करता है वो जानते हैं। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल जानने के लिए आपको 4 बातों का जानना जरूरी है। नंबर 1, ये आउटपुट कितना है ये गिवन होगा, ये गिवन होना चाहिए। सेकंड नंबर पर, नंबर 1 पे आउटपुट गिवन होता है, हमें हमेशा क्वेश्चन ये क्वेश्चन ही होता है हमारा। सेकंड चीज, ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा COR, ये गिवन होगा। ये 2:1 हो सकता है, ये 3:2 हो सकता है, ये 5:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए, ओ सॉरी, सेकंड नंबर पर हमें COR चाहिए, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए। तो सेकंड नंबर पर कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में 2:1 है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से देख लिया 2:1। तीसरे नंबर पर हमें डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या रेट, क्या 5%। तो तीसरे नंबर पर हमें चाहिए होता है अपना डेप्रिसिएशन का रेट, जो कि 5% है। और एक्सीलेटर का रूल ये है, जो डेप्रिसिएशन आपने अप्लाई करनी है वो पिछले साल के कैपिटल पर अप्लाई करनी है, करंट ईयर के कैपिटल पर अप्लाई नहीं करनी। ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे बच्चों? प्रीवियस ईयर के कैपिटल पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या, अगर मैं 2021 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो स्टॉक कौन सा लूंगा? 2020 के कैपिटल का, ठीक है। यानी कि 21 की कैलकुलेशन के लिए कैपिटल 2020 का पिक करूंगा मैं, ठीक है। और ये बता चुका फोर्थ नंबर पर कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी प्यार से कहते हैं, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन होता है कि अपने अकाउंटिंग पड़ी हुई है, एसेट की वैल्यू कम होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी। चले अब कैलकुलेशन करते हैं। ये जो अब ग्रीन वाला एरिया है ना, ये क्वेश्चन है सारा मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जिसमें COR गिवन होता है और डेप्रिसिएशन रेट गिवन होता है। अब जो मैं ब्लू कलर से लिखने वाला हूँ ये सारा के सारा मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ये इसको एट द एंड देखेंगे, इसको भी ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं फर्दर। सबसे पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर मुझे 100 यूनिट बनाने हैं तो 100 यूनिट बनाने के लिए 100 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए होगा? ये मुझे कौन बताएगा? COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो बनाएगा। और कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या था? 2:1। 2:1 का मतलब क्या? अगर 1 यूनिट बनाना है तो 2 का कैपिटल लेकर आऊंगा, और अगर 100 यूनिट बनाने हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 200 का कैपिटल। और T+1 1 ईयर बाद अगर 100 का आउटपुट है तो 100 2 ज़ा 200, और अगर 120 आउटपुट बनाते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240, 140 मल्टीप्लाई बाय 2 280, 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320, फिर 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320। तो देखिए ये हमने कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल हमने खुद प्रोड्यूस किया। ये 200 200 ये हमने खुद कॉलम बनाया, किस मदद से? कैपिटल आउटपुट रेशियो की मदद से। फिर आता है सेकंड, क्योंकि हमारी मंजिल क्या है कि डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई तो गिवन होगा ना, ये तो मुझे गिवन था, ये देखिए तो मुझे गिवन था आउटपुट। तो मेरी मंजिल क्या? डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, और इन्वेस्टमेंट भी कौन सी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो मेरे पास कैपिटल आ गया, तो कैपिटल की मदद से नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन फाइंड करूंगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड करके ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरा आंसर होगा। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? नेट इन्वेस्टमेंट आती है चेंज इन कैपिटल से, चेंज इन कैपिटल से। ये 200 है, इससे ब्लैंक आ गया। 200 से 200 कितना चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, 0। 200 से 40 तक 240 कितना चेंज आएगा? 40 का, ये 40 आ गया। फर्दर 240 से 280 कितना चेंज आया? 40 का। 280 से 320 कितना चेंज आया? 40 का। 320 से 320 कितना चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, 0 आ गया। तो ये नेट इन्वेस्टमेंट कैसी आई? तो नेट इन्वेस्टमेंट आई चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल से नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो डेप्रिसिएशन रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज दी 5%, दैट इज दी 5%, ठीक है। अब ये टी है, तो शुरू में तो डेप्रिसिएशन रेट लगेगा नहीं,
क्योंकि इसके लिए मुझे पिछले साल का स्टॉक चाहिए, तो इससे पीछे डाटा ही नहीं है। T1 पर आ जाऊँगा। जब मैंने T1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो T1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा, जो मैं स्टॉक यूज़ करूँगा वो T1 से ऊपर वाला, ये 200 यूज़ करूँगा, ठीक है? तो 200 का 5% लिया, 10 आ गया। ये मैंने ऐसे कैलकुलेशन की होगी। 200 का 5% 10 आ गया, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, T+2 यानी कि 240 की जब कैलकुलेशन करो तो इससे पिछला साल फिर 200 लूँगा, ठीक है? तो ये वाली 10 कैसे आएगा, ये इस तरह है, इस 200 से। तो 200 का 5% तो दोबारा 10 आ गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट 280 के लिए 240 वाला स्टॉक पिक करूँगा, ठीक है? तो ये वाली डेप्रिसिएशन 12 कैसे आई, 240 का 5% 12 आ गया। फिर नेक्स्ट T+4 चौथे साल के लिए 280, पिछले साल का कैपिटल लेना है डेप्रिसिएशन के लिए, तो ये कैसे आएगा 14, 280 का 5% 14 आ गया। और लास्ट में ये 16 कैसे आएगा, पाँचवें साल के लिए, तो 320 एज अ कैपिटल बनेगा। तो लास्ट में ये 320 का 5% लेंगे, 320 का 5% लिया तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ये कैसे आएगी, तो नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो 0 + 10 10, 40 + 10 50, 40 + 12 52, 40 + 14 54, 0 + 16 ये 16। तो नॉर्मली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एग्जाम में नॉर्मली पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल कि सर ये तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल तो चलो वर्किंग समझ लग गई ना, कैलकुलेशन समझ लग गई कि आउटपुट COR डेप्रिसिएशन गिवन होगा, हमने आउटपुट को COR से मल्टीप्लाई करके कैपिटल फाइंड कर लिया, कैपिटल के चेंज से नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड कर ली, नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के बाद हमने डेप्रिसिएशन जो है वो प्रीवियस ईयर के कैपिटल के ऊपर मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, और फिर नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया। लेकिन अभी तक ये वाली बात तो नज़र नहीं आई कि आउटपुट के कम चेंज होने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चेंज हो रही है। सर ये तो हमें अभी तक टेबल में नज़र ही नहीं आया, ठीक है। अगर आप एक्सीलरेटर के इस प्रिंसिपल को देखना चाहते हो कि आउटपुट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है या नहीं हो रही, इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन कौन सी है, वो कैलकुलेशन ये है, परसेंटेज चेंज इन वाई। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है ये कैलकुलेट कर लो, और ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड किया 10 50 52, इसमें परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है ये कैलकुलेट कर लो। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक्सीलेटर की डेफिनेशन जो है उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी उसकी, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी को ज़रा रेस कर देते हैं क्योंकि अभी हम इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है 100 वाला, इसके अंदर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए ये 100 है, स्टार्ट है, तो ये ब्लैंक रहेगा। 100 से 100 कितना चेंज आया, 0। 100 से 20 कितना चेंज आया, 20 का। 100 से 140 कितना चेंज आया, 20 का। अब आप लोगों ने ये जो चेंज कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए अपने फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो भी करंट चेंज आएगा, जो भी करंट चेंज आएगा उसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के आउटपुट से, यानी कि आउटपुट जो भी करंट ईयर का होगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि वो पिछले साल का आउटपुट बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसका करना क्या, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमारे पास होगी। 50 से 52 2 का चेंज आया, बेस प्राइस 50t इंटू 100 कर 4 आ गया।
सेम विद द केस 38 इस तरह आ गया होगा, ठीक है, 38 आ गया होगा और ये -70.4 आ गया। और अगर हम देखना चाहते हैं कि अब एक्सीलेटर प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसको, परसेंटेज चेंज को, बस परसेंटेज चेंज को। जैसे कि T1 में देखें, तो T1 में जब मैंने 0 यूनिट्स बनाने थे, तो 0 यूनिट्स बनाने पर मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आया, और जब मैंने सिर्फ 20 यूनिट बनाने हैं, तो देखें 20 यूनिट बनाने के लिए मैं 400 की इन्वेस्टमेंट ले आया। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सीलेटर प्रिंसिपल वर्क कर रहा है कि सिर्फ 20 यूनिट हम बनाना चाहते हैं कंज्यूमर गुड्स के, तो 20 यूनिट कंज्यूमर गुड बनाने के लिए 400% मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ले आया, 400 की इन्वेस्टमेंट लेकर आया। ये एक्सीलेटर प्रिंसिपल है। स्मॉलर चेंज इन कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड और आउटपुट कॉजेज ग्रेटर चेंज इन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और फर्दर देखते हैं, सेंटर वालों को नहीं ऑब्जर्व करते नॉर्मली। 14.3 से हम 0 पर आ गए, इसका मतलब 14.3 से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। तो देखिए यहाँ से 14.3 से आउटपुट कम हो रहा है, तो देखें आउटपुट 14.3 कम हुआ, उस 14.3 के बदले में देखें अच्छी खासी हमारी इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड्स कम हो गए, 3.8 से लेके -70.4 तक अच्छी खासी कैप इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल गुड्स है वो डिक्रीज करिए। तो देखें थोड़े से आउटपुट के इंक्रीज होने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, और थोड़ी सी आउटपुट डिक्रीज होने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सीलरेटर प्रिंसिपल होता है, ठीक है। होप सो आपको एक्सीलरेटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन समझ लग गई होगी, ठीक है, ये भी समझ लगी होगी, इसका फंक्शन फॉर्मूला समझ लग गया होगा, और अजम्पशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर लाजमी ये अजम्पशन पूछता है, तो इसको बहुत अच्छे से सारों को करके जाएगा, 5 के 5 अजम्पशंस को, ठीक है। अच्छा जी, फिर लिमिटेशन, अच्छा यहाँ से कोई और बात नहीं तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में रह गया हमारी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि इन एरियाज पर एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाता है, ठीक है। लिमिटेशन इज द एरिया वेयर एवरी प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी फेल, ठीक है। सारे प्रिंसिपल जितने भी लॉज होते हैं वो अपने इस लिमिटेशन वाले एरियाज पर फेल हो जाते हैं। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। आपको पता है अगर स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास है, तो सबसे पहले हम अपनी एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी को इस्तेमाल करेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएंगे। और अगर इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर नई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेकर आ रहे, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। अगर स्पेयर कैपेसिटी है, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलेटर प्रिंसिपल क्या अज्यूम करता है कि भाई स्पेयर कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, फुल कैपेसिटी हो, ताकि कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। सेकंड, टाइम लैग। टाइम के चेंज होने की वजह से, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल सारे के सारे फेल हो जाते हैं। हम जिस टाइम स्पेन के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम स्पेन के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कोई क्लाइमेट चेंज आ गया, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, तो हमारा प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने कंज्यूमर गुड्स को डिमांड को पूरा करने के लिए, अब रातों रात तो कैपिटल गुड्स अरेंज नहीं होगा ना, तो उसको अरेंज करने लगने में कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगी, तो दैट्स एक्सीलरेटर प्रिंसिपल उससे इफेक्ट हो सकता है। थर्ड वन, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट येट रीच्ड। कहता फुल एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, जैसे कि केन्स कहता है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास केन्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई या क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई, जो मर्जी बना लें, तो अगर हम क्लासिकल बात करें तो ये बन जाता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है हमारे पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी इकोनॉमी का 100% पोटेंशियल आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट येट रीच। मान लो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर है,
हमारी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर है। तो देखें ऑलरेडी मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हूँ, ऑलरेडी मैं पोटेंशियल आउटपुट पर हूँ, ऑलरेडी हम 100% पर हैं। तो देखिए इससे ज़्यादा तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते ना, इससे ज़्यादा तो आउटपुट इंक्रीज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गए हैं। अगर मेरी इकोनॉमी, अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा अगर इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ना हो, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हो, ताकि हमारा जो जीडीपी है, एक्चुअल आउटपुट है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो, ताकि फर्दर हम कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यस, तो एक्सीलेटर की ये क्या है, लिमिटेशन, ठीक है जी। कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इम्प्रैक्टिकेबल, कहता है जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक यूनिट के बदले में दो का ही कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि एक के बदले में दो होगा, ऐसा हो सकता है एक के बदले में तीन हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक के बदले में चार हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या दो के बदले में तीन, जरूरी नहीं हो सकता है दो के बदले में चार हो जाए, दो के बदले में पांच की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ जाए। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो आप कांस्टेंट कर ही नहीं सकते हैं। कंज्यूमर की डिमांड कभी भी बदल सकती है, आप कंज्यूमर की डिमांड को कभी भी आप फ्यूचरिस्टिक कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते, वो तो चेंज होती रहेगी, ठीक है जी। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट तस्वर करना ये इम्प्रैक्टिकेबल है, ये एक्सीलेटर की लिमिटेशन है। लास्ट में सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, हाँ, कंज्यूमर गुड्स लगातार आती जानी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स इसकी डिमांड आएगी तो ही हम नई इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो कंज्यूमर गुड्स रुकनी ही नहीं चाहिए। एक्सीलेटर प्रिंसिपल वर्क्स ओनली इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अगर कंज्यूमर ने चीज़ों को कंज्यूम करना स्टॉप कर दिया तो फिर हम नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो एक्सीलेटर प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड नहीं है, ये लिमिटेशन है, और अगर उसकी डिमांड है तो ये असम्पशन बनेगी क्योंकि ऐसा होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, तो लिमिटेशन कब बनेगी, जब होगा नो सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, तो ये एक्सीलेटर की लिमिटेशन बन जाएगी, ठीक है। सो बच्चों, हमने आज के अपने इस लेक्चर में एक्सीलेटर प्रिंसिपल, ठीक है, जितना हमारे कोर्स में था वो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन थी, जिसके हमारे पास फंक्शन था और फार्मूलाज था, फिर हमने 5 अजम्पशन डिस्कस की, एक्सीलेटर प्रिंसिपल का मॉडल कैसे वर्क करता है हमने वो देखा, फिर हमने न्यूमेरिकली प्रूव किया कि एक्सीलेटर प्रिंसिपल की डेफिनेशन से अलाइंड है या नहीं है वो देखा, ठीक है। फिर हमने लास्ट में एक्सीलेटर प्रिंसिपल की हमने लिमिटेशंस देखी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सीलेटर प्रिंसिपल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लायर एक्सीलेटर इंटरेक्शन एंड नेशनल इनकम। याद रखिएगा, ये जो एग्रीगेट, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है, राइटवर्ड इंक्रीज करती है, और एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज करने को जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, याद रखिएगा इस पर पॉजिटिव मल्टीप्लायर लग रहा होता है और इस पर पॉजिटिव एक्सीलेटर लग रहा होता है। पॉजिटिव एक्सीलेटर, पॉजिटिव मल्टीप्लायर इकोनॉमी को बूम की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव मल्टीप्लायर, ठीक है, और डी मल्टीप्लायर और नेगेटिव एक्सीलेटर ये इकोनॉमी को डिक्लाइन की तरफ, रिसेशन की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। 2.1 में ये सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, होप सो आपको एक्सीलेटर का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई बात नहीं समझ आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।